जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात आती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म मूलतः एक पश्चिमी व्यवस्था है। एक डब्बे में, ये ग्लास में पानी है, इस बोतल में पानी है, एंड दाउ शैल नॉट मीट। ये पश्चिम का कंसेप्ट है कि रिलीजन है, ये पॉलिटिक्स है, ये आपस में नहीं मिलेंगे। शिव, जैसा आपने बताया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, जबकि पूरा विपक्ष जेल में था, और तब ये संशोधन किया गया था। तो सरकार ने एक तरफा इसको कर दिया था। तो हाँ। नमस्कार टीएफआई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिव चौधरी। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होसपोले के एक बयान की देश की संविधान की प्रस्तावना में लिखे दो शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर की समीक्षा होनी चाहिए, इसके बाद एक देश में नई बहस शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस संविधान को नहीं चाहती, बीजेपी संविधान को नहीं चाहती, इनको मनुस्मृति चाहिए। कांग्रेस का एक तर्क है इसके पीछे। लेकिन बीजेपी का तर्क ये है कि ये दोनों शब्द आपातकाल में जोड़े गए थे और ऐसे समय में जोड़े गए जब देश में लोकतंत्र नहीं था, तो हम फिर से वही जो डॉक्टर अंबेडकर का ओरिजिनल संविधान है उसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज जानेंगे कि इसके संवैधानिक मायने क्या हैं जो भाजपा और कांग्रेस कह रही हैं, और इन शब्दों के क्या मायने हैं और कैसे इन पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम बहसें हुई हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कनिष्क शेखर सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। नमस्कार सबको। कनिष्क शेखर सर यूपीएससी एजुकेटर हैं, बुक रिव्यू करते हैं और तमाम विषयों पर आप आर्टिकल भी लिख चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो बीजेपी का तर्क है कि ओरिजिनल संविधान में दो शब्द नहीं थे, तो उसको लेके बहस में भी केटी शाह ने कहा कि दो शब्द डाले जाएं इस संविधान में, लेकिन वो नहीं डाले गए। तो क्यों नहीं डाले गए वो? हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है, 7th वॉल्यूम में इसका अच्छा खासा इसका जिक्र है। इसको इलेबरेट करके बताया गया है। ये करीब 15 नवंबर 1948 की बात है। केटी साहब, प्रोफेसर केटी शाह कह रहे थे कि आर्टिकल 1 में ही फर्स्ट क्लॉज डालना चाहिए, और उसमें 3 शब्द डालने चाहिए: सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल। ये होने चाहिए। उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको कि डॉक्टर अंबेडकर के इंटरवेंशन के बाद हटा दिया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, समझिए इस चीज को। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि देखिए, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी सदस्य बैठे हैं संविधान सभा के, मोस्ट ऑफ अस हैव दिस लीनिंग। हम सब मैक्सिमम लोग ये मानते हैं कि सोशलिस्ट व्यवस्था जो है, जो समाजवादी व्यवस्था है, वही सबसे अच्छी व्यवस्था है। पर क्या आने वाले दिन में भी ऐसा ही रहेगा? अगर आने वाली नस्ल कैपिटलिज्म या पूंजीवाद को अच्छा मानती है, तो हम उनसे ये चीज क्यों हटा दें? हम क्यों उनको ये मौका ना दें? हम उनको, व्हाई शुड पीपल बी टाइड टू अ पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम? ये डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आज हो सकता है, हमें लगता हो समाजवाद सबसे अच्छा है, बट कल को ऐसा लगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कुछ नया आ सकता है, लोगों को पूंजीवाद प्रथा ज्यादा पसंद आ सकती है। और देखिए, 1991 में वही कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव की सरकार है, और उन्होंने समाजवाद को डाइल्यूट तो कर ही दिया ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला करके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ला करके। तो इस कारण से ये नहीं आ पाया। दूसरी बात जो अम्बेडकर साहब बताते हैं कि प्रोफेसर केटी शाह को पार्ट 4 देखना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, जहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। उन्होंने कहा प्रोफेसर केटी शाह से कि इफ दे आर नॉट सोशलिस्ट, आई वंडर व्हाट एल्स सोशलिज्म इज। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में समाजवाद नहीं है, तो फिर समाजवाद और क्या है? तो ऑलरेडी हमने पार्ट 4 में डाल दिया है, उसको प्रियम्बल में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये था समाजवाद पर, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको एक काउंटर आर्गुमेंट देकर के समाप्त किया था। जहां तक सेकुलरिज्म की बात आती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि सेकुलरिज्म मूलतः एक पश्चिमी व्यवस्था है। देखिए, पश्चिम के जो देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन, वहां पर धर्म के कारण चीजें गड़बड़ हो रही थी। कैथोलिक चर्च जो था, उसका काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में से रहता था। तो धर्म और राजनीति को अलग करने के लिए जॉर्ज जेकब होलियोक ने यह टर्म गढ़ा था, सेकुलरिज्म। स्टेट एंड रिलीजन शुड बी डिफरेंट। अब भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो समस्याएं थी, वो किसी धर्म के कारण नहीं थी, वो तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के कारण था। दूसरी बात कि भारत के अधिकतर लोग धार्मिक हैं, इट्स अ वेरी रिलीजियस सोसाइटी। तो धर्म को ये, लोकनाथ मिश्रा एक दूसरे सदस्य थे संविधान सभा के, बड़े माने सदस्य थे। 6 दिसंबर 1948 को लोकनाथ मिश्रा जी कहते हैं कि डू वी रियली बिलीव दैट रिलीजन कैन बी डाइवोर्स फ्रॉम लाइफ, दैट टू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? ये संभव नहीं है कि भारत में आप धर्म को बिल्कुल ही हटा देंगे। तो उसको प्रस्तावना में डालने की, प्रेम्बल में डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा जाता है कि कुछ आर्टिकल्स के बारे में उल्लेख किया गया संविधान सभा में कि आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है। ये सब सेकुलरिज्म को ही तो बढ़ावा देते हैं।
तो फिर जब देते हैं तो इसको अलग से डालने की क्या आवश्यकता है? भारतीय व्यवस्था मूलतः हमेशा से सेकुलर ही रही है, भारतीय दर्शन हमेशा से सेकुलर ही रहा है। हमारे ग्रंथ कहते हैं एको सत्य विप्रह बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम। इससे ज्यादा एकोमोडेटिव और सेकुलर क्या होता है? G20 जो दिल्ली में हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसका जो मोटो था वो था क्या? अ, वसुधैव कुटुंबकम, इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। इससे ज्यादा अकोमोडेटिव और सेकुलर क्या होगा? तो भारतीय डीएनए ही सेकुलर है, उसको आप 42nd अमेंडमेंट से इसमें डाल के नहीं कर पाएंगे। सुभाष कश्यप जी ने कहा है, जो कि बहुत बड़े संविधान के जानकार हैं, कि इंडिया वॉज सेकुलर बिफोर 42nd अमेंडमेंट, इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन सेकुलर आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। तो इसी इन्हीं सब कारणों से उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं डाला गया। और प्रोफेसर केटी शाह ने, इनफैक्ट उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट किए थे, दिसंबर में, नवंबर में किया, फिर 2 बार दिसंबर में भी किया, और तीनों बार डॉक्टर अम्बेडकर ने ही उनको मुद्दा रोका था। तो ये इसकी कहानी है कि ये क्यों नहीं आ पाया था। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ सर, वो ऐसे दौर में हुआ जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, यानी लोकतंत्र हम्म। खत्म हो गया था, लोगों के मताधिकार जो थे वो खत्म थे, एक तरह से लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था। तो ऐसे में जो संविधान में संशोधन किए गए और ये चीजें डाली गई कि सेकुलर होगा, हम्म। समाज में अखंडता होगी, तो उन चीजों को आगे बनाए रखना, क्या उसी आपातकाल की जो लेगेसी है उसको कैरी करना नहीं है ये? शिवा, जैसा आपने बताया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, जबकि पूरा विपक्ष जेल में था, और तब ये संशोधन किया गया था। तो सरकार ने एक तरफा इसको कर दिया था। तो हाँ, जिस तरीके से ये किया गया था, वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेटिक रवैया तो कहीं से नहीं था। तो इमरजेंसी 1976 में कहाँ से आप डेमोक्रेटिक रवैया ढूंढ पाएंगे? पर इसके बाद इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। बाद में सरकार बदली थी, जनता पार्टी आई थी, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी कि इस अमेंडमेंट में ऐसा कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट इस अमेंडमेंट के पहले 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट आया था, तब तो सेकुलरिज्म वर्ड था भी नहीं प्रियम्बल में। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 1994 में एसआर बोमई जजमेंट आता है, सेकुलरिज्म को फिर से सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताता है। तो पहले जो इस अमेंडमेंट 42nd संशोधन के पहले जो चीज इनडायरेक्ट थी, अब वो डायरेक्ट हो गई है। तो इसको किस तरह से लाया गया, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। पर इसके लाने से कोई बहुत मूल चूल परिवर्तन हो गया भारत के संविधान में, भारत की जो कल्चरल इथोस है या सिविलाइजेशनल इथोस है, ये बात कोर्ट में नहीं टिक पाई है अभी तक। 2-3 बार तो नहीं टिक पाई है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर फिर एक जजमेंट आया है 2020 में। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि इन दोनों शब्दों को हटाया जाए। उनके अलावा और भी कई लोग गए थे जिन्होंने इस बात पर पिटिशन डाली थी। 2024 में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, सारे पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कहा कि सेकुलर और जो सोशलिस्ट वर्ड हैं, वो कहीं से भी संविधान के विरोध में नहीं जा रहे हैं। एक गौर करने वाली बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म का मतलब एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। इसको आप कहीं भी मार्क्सिज्म से इक्वेट नहीं कर सकते हैं कि हम मार्क्सिस्ट व्यवस्था को मानते हैं इसलिए हम सोशलिस्ट हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, अपने लोगों के प्रति कमिटेड है। आप देखिए ना, इतनी सारी स्कीम्स चलती हैं, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दी जाती हैं, आयुष्मान भारत चल रहा है, जन धन चल रहा है, मनरेगा चल ही रहा है ना। तो ये यही तो वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है। आप सोशलिज्म रखिए या नहीं रखिए, सरकार जो जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो तबका हाशिए पर है, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, इसको सरकार कभी भी मना नहीं कर सकती, इसको डिनाई नहीं कर सकती। ये काम तो सरकार का है कि इनके लिए कुछ करें। आप इसको समाजवाद मान लीजिए, rather than everything being controlled by the state। पहले क्या होता था, 1991 के पहले क्या होता था कि सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में थी, मार्केट के पास शायद ही कुछ था। आज क्या है शिव, आप थोड़ा देखिए इस चीज को, कि ऐसी कोई सर्विस, ऐसा कोई प्रोडक्ट शायद ही होगा जो कि सरकार अगर बनाती है और मार्केट नहीं बनाता है। हमारे पास ऑप्शन है कि आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि प्राइवेट में जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ ही चीजें तो एक्सक्लूसिवली सरकार के पास रह गई हैं, डिफेंस हो गया, विदेश नीति हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गई। बाकी तो वॉट एवर गवर्नमेंट कैन डू, मार्केट कैन ऑल्सो डू। बट एक बात ध्यान रखनी होगी कि मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई की बात करता है, सरकार को नीड और सप्लाई की बात करनी होती है। डिमांड और नीड में फर्क है। हमें भूख लगी है, हमारी नीड है, बट मुझे एक प्रकार का खाना चाहिए, मेरी डिमांड है। तो डिमांड मार्केट पूरा करेगा,
सरकार नीड पूरी करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम सोशलिज्म को देख सकते हैं आज। मेरा एक सवाल ये है इन दोनों शब्दों को लेके कि आपने जो इसके बताए मायने, वो तो 1975 से पहले भी वही रहे होंगे मायने। देश सेकुलर था, पहले भी रहा होगा। सोशलिस्ट या समाजवादी की जो नीतियां हैं, डीपीएसपी की बात की डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो पहले से ही रही हैं। आगे चल के वो और मजबूत हुई हैं अगले संवैधानिक संशोधनों में। तो वो जो चीजें, दो जो शब्द हैं, ये क्या ये कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है एक्चुअली, कि कांग्रेस को एक देश में सेकुलर शब्द जोड़ के एक अलग तरह की राजनीति चलानी है, एक वामपंथी दल जो उनके साथ है उनको खुश रखना है, तो उस तरह से जो इसको कांग्रेस सरकार देख रही है कि ये देश अगर उस प्रस्तावना में सेकुलर शब्द ना हो तभी भी रहेगा, सोशलिस्ट शब्द ना हो तभी भी वेलफेयर स्कीम चलेंगी, तो क्यों उन्हें रखे जाने की जरूरत है? मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा इस पर। इस शब्द को बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। डीडी बसु ने अपनी पुस्तक में जो लास्ट चैप्टर है उसमें इसकी बहुत ही अद्भुत व्याख्या भी की है कि कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर चीजें इधर से उधर की गई हैं। सुभाष कश्यप जी ने इस पे बहुत लिखा है। तो हाँ, ये जो आप कह रहे हैं मैं इससे सहमत हूँ, ये दिखा है। जो अपीजमेंट व्यवस्था हुई है, जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के आड़ में ही की जाती है। तो ये तो हुआ है, इसको डिनाई करना वुड बी डिनाइंग द ऑब्वियस। कितने सारे हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे काफी काम किया है, इस पे पब्लिश किए हैं अपने वर्क्स को। तो जो आप कह रहे हैं ऐसा हुआ है कि जो सत्ता में थी, जो मोस्टली कांग्रेस पार्टी थी, वामपंथी थे, उन्होंने इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया है जिसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा हुआ है। तो अगर, अब मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार मन बनाती है कि दो शब्द हटाने हैं प्रस्तावना से, तो क्या सरकार उन्हें कैसे हटा सकती है? और कोर्ट में अगर वो चीजें चैलेंज की जाए तो क्या सरकार का हटाया हुआ है, सरकार की की चीजों को चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट उसको बदल सकता है? तो संवैधानिक पहलू क्या कह रहे हैं? सरकार बिल्कुल इसको हटा सकती है। और सरकार कैसे हटाती है किसी भी चीज को संविधान में, तो उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है, जिसकी विस्तृत व्यवस्था आर्टिकल 368 में है। 2/3 बहुमत दोनों राज्यसभा और लोकसभा में चाहिए और इसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं आ सकता है। तो इस तरह से सरकार हटा सकती है। आपका अगला प्रश्न जो है कि क्या ये कोर्ट में टिकेगा, वो तो कोर्ट के जजमेंट पर निर्भर करता है। और सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम होती है, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो किस तरह से अपने केस को रखते हैं। जहां तक मुझे दिख रहा है कि शायद अगर ऐसा कर दिया जाए तो कोर्ट इसको निरस्त कर देगा, क्योंकि प्रेसिडेंट्स है ना, पहले हम जजमेंट देख चुके हैं। 3-4 बार पहले भी अटेम्प्ट किए गए हैं, तो कोर्ट ने इसको माना नहीं है। कोर्ट ने इनफैक्ट 2024 में बोला ना कि सोशलिज्म डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉलिसी, बट सरकार का जो कमिटमेंट है पीड़ित वंचितों के साथ उसको लेकर के चलता है। सेकुलरिज्म के बारे में कोर्ट कहता है कि ये यही इंश्योर करता है कि सरकार किसी भी एक धर्म के ना पक्ष में है ना किसी भी एक धर्म के विपक्ष में है। गवर्नमेंट इज नॉट प्रो रिलीजन और एंटी रिलीजन, कैन बी एनी स्पेसिफिक रिलीजन। तो अगर इसको हटाया जाएगा तो कोर्ट क्या कहेगा, ये तो केस जैसे जाता है उस पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने अगर इसको हटा दिया तो सरकार दोबारा से वो काम कर सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और सरकार की जो स्टेप्स होते हैं वो आइडियली साथ में होने चाहिए। पर ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ये कॉन्ट्ररी रहे हैं। और शाहबानो का जजमेंट है, एट्रोसिटीज एक्ट का जजमेंट है, सरकार ने कुछ और किया है, कोर्ट ने कुछ और बोला है। तो एक थोड़ी सी अगर दोनों, अगर न्यायपालिका और सरकार एक एडमेंट स्टैंड ले लेगी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकती है इसमें। पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार इतनी दूर तक जाने जाएगी। 2020 में जब पिटिशन डाली गई थी तो सरकार तो पार्टी भी नहीं थी इसमें। अब 2025 में आज जो सरकार के मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि हम ये इस पे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो अगर पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्या है, आप एक स्पेशल सत्र बुलाइए या अगला सत्र जो आने वाला है उसमें पास कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। कोर्ट में वकील देख लेंगे क्या होता है। तो अगर सरकार करना चाहेगी तो बिल्कुल कर सकती है। परिणाम ग्राउंड पर क्या होगा ये बहुत सारे चीजों पर निर्भर करेगा। उसके बाद से कोई बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन मुझे होता नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये भी शब्द मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ये दो शब्द हटा दिए जाएं संविधान की प्रस्तावना से, तो आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन आ जाएगा ग्राउंड पर, क्या चीजें बदल जाएंगी? आपातकाल की जो एक लेगेसी जो मांग की है ना सरकार की, आपातकाल में लोकतंत्र को ताक पर रख के जो हम्म, बदलाव है कि उसको हम हटा रहे हम्म, हैं, देश सेकुलर हम्म। कहती है, ट्रू सेकुलर हम बना रहे हैं, संविधान प्रस्तावना में सिर्फ डालने से सेकुलर नहीं है देश।
अगर अगर ऐसा करती है तो सरकार जिस जिस तरह से कार्य कर रही है उसी तरह से करेगी। नरेंद्र मोदी को 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए। उनके कार्यकाल में भारतीय सेकुलरिज्म की परिभाषा बिल्कुल इधर से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया गया है इसमें। अभी देखिए, मोदी जी जब जाते हैं तो मंदिरों में जाते हैं। भारत छोड़िए, वो किसी भी देश में जाते हैं तो मंदिर ढूंढ लेते हैं। वो अबू धाबी में भी चले गए, काठमांडू। ये उनकी अपनी आस्था है और देश का संविधान भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल प्रदान करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था इनको, राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, कि आप सोमनाथ के पुनरुद्धार में मत जाइए क्योंकि एक गलत संदेश चला जाएगा अल्पसंख्यकों को। राजेंद्र प्रसाद गए थे तो वो तब की बात थी। वो नेहरू जी का सेकुलरिज्म था जो कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल था, जो कहता था कि जो मेजोरिटी रिलीजन है उसको थोड़ा कंसीड करना चाहिए, जो अल्पसंख्यक है उनके साथ सरकार थोड़ा ढिलाई बरतेगी। अब देखिए ना, हिंदू कोड बिल 1952 बावन में लाया गया ना, आज तक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाए गए हैं। तो स्टार्ट रिफॉर्म्स सारे कहाँ से होते थे? मेजोरिटी रिलीजन से होते थे। इंटरफेरेंस कहाँ से होता था? मेजोरिटी रिलीजन के साथ होता था। बाकी वक्फ जैसे कानून बनाए गए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाए गए हैं, तो एक कॉन्सिलेटरी अप्रोच माइनॉरिटीज के साथ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में ये नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हमारी जो सरकारी नीति होगी, सबका साथ सबका विकास, किसी का धर्म देख करके उसको एलपीजी का सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो उस पर कौन चल रहा है उसका धर्म नहीं पूछा जा रहा है। कोविड की वैक्सीन जब भोगी जा रही है तो धर्म पूछ करके नहीं भोगी जा रही है। तो ये तत्कालीन सरकार की नीति है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राष्ट्रपति जी जाती हैं काशी विश्वनाथ, उनकी आस्था है, बिल्कुल जा सकती हैं। वो अपने धर्म को फॉलो करने से नहीं हिचकेंगे। हाँ, हम किसी तरह का पक्षपात सरकारी नीतियों में नहीं करेंगे। तो ये तो अमेंडमेंट मतलब प्रेम्बल में वर्ड रहे या ना रहे, उसके बाद उसके इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट ये हो सकता है ना। 11 साल से ये चीजें हो रही है ना, हम सब देख रहे हैं। कौन सा आपने अमेंडमेंट कर दिया, कौन सा प्रेम्बल से ये वर्ड हटा दिया, तब कर पा रहे हैं। संविधान का अमल तो सरकार ही करती है ना। और ये बात भी थी, ये शब्द क्यों नहीं डाले गए थे संविधान की प्रस्तावना में? क्योंकि संविधान के जो सभा के सदस्य थे उनको ये अच्छी से ज्ञात था कि दिस कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन। एक तो आप वेस्टर्न कंसेप्ट को लेकर के आ रहे हैं, कहाँ चर्च और स्टेट को सेपरेट करने की बात की जा रही है। आप उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिख कर डाल देंगे तो उससे हो सकता है कुछ नीतिगत समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों को तब भी लग रहा था। तत्कालीन सरकार इसको एक इमरजेंसी के लेगेसी के रूप में देख रही है और इसको हटाना चाह रही है। हटाने के बाद जैसा मैंने बोला कि जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो एक और मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूंगा कि सेकुलर जो शब्द है उसको लेकर भी कई तरह के कंफ्यूजन रहते हैं, तो उसको आप थोड़ा अगर इलेबोरेट कर पाएं कि पश्चिम का उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, भारत में कॉन्टेक्स्ट क्या है, और क्या भारत को वाकई सेकुलर जैसे शब्द की जरूरत भी है। पश्चिम का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पश्चिम से ही आया है। देखिए, चर्च का बहुत ज्यादा से रहता था, दखल अंदाजी रहती थी राजनीति में। इतनी ज्यादा रहती है कि गैलीलियो को उन्होंने बोला कि तुम्हें ये कबूलना पड़ जाएगा कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड नॉट द अदर वे अराउंड। चर्च प्रिविलेज था। चर्च फ्रांस में टैक्स कलेक्ट करता था, उसको तीथे बोलते थे। तो जो भी प्रिविलेज होता है वो यथास्थिति बनी रहना चाहता है, वो चाहता है कि स्टेटस को मेंटेन रहे। तो अगर कुछ नया आ जाएगा तो मेरा जो प्रिविलेज पोजीशन है वो चला जाएगा, ऐसा चर्च को लगता था। तो वो हर तरह की चीज जो चल रही है वही चलती रहे, कुछ नया ना है। धर्म बताएगा, धार्मिक लोग बताएंगे सरकार को आपको क्या करना है। डिवाइन राइट थियरी होती थी यूरोप में कि राजा जो है वो भगवान ने इनको, गॉड ने भेजा है। कौन कह रहा है? चर्च कह रहा है। इसके बदले में चर्च को एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस मिल रहा है। फ्रांस में तो टैक्स कलेक्ट ही कर रहा था। इसके अतिरिक्त उनको अलग तरह की छूटें दी जाती थी, बहुत बहुत प्रिविलेज थे। तो इसलिए ऐसा आया था। नेपोलियन जब आया फ्रांस में तो उसने फ्रांस के चर्चेस को नेशनलाइज कर दिया। उसने कहा कि जो पादरी होंगे वो पेरिस के होंगे, इटली से, रोम से नहीं आएंगे। और रोमन एम्पायर जो था उसको उसने डोमिनेट कर दिया, तो इसलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न यूरोप कहा जाता है। तो वहां की जो व्यवस्था थी उसमें कहा गया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग हैं, दो कंपार्टमेंटलाइज्ड मॉडल है। कि ये जैसे एक डब्बे में ये ग्लास में पानी है, इस बोतल में पानी है, एंड दाउ शैल नॉट मीट। ये पश्चिम का कंसेप्ट है कि ये रिलीजन है, ये पॉलिटिक्स है, ये आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री वैसी रही है। भारत का जो कंसेप्ट था वो था प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां सरकार इंटरवीन करेगी।
अछूत अछूत व्यवस्था जो थी, आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कहता है ना अनटचेबिलिटी नहीं होगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाए गए हैं ना। तो अगर मान लीजिए हम ऐसा हाइपोथेटिकली बोलते हैं कि इसको कोई धार्मिक किताब बोलती भी है कि अछूत व्यवस्था जो अस्पृश्यता है उसको फॉलो किया जाए, अनटचेबिलिटी को, संविधान इसको नहीं होने देगा, सरकार नहीं होने देगी। तो सरकार इंटरवीन करेगी जहां आवश्यकता पड़ेगी। नेहरू जी के समय थोड़ा और कॉशियस तरीके से माइनॉरिटी रिलीजन्स को लेकर के ट्रीट किया जाता था। हिंदू कोड बिल 1952 में आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक नहीं आया। ये नेहरूवियन सेकुलरिज्म है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है इसमें, तत्कालीन परिस्थितियां हैं, उनके पास अपनी परिस्थितियां थी, अपनी सोच थी। वर्तमान सरकार के पास अभी अभी वाली सोच है, वो अपना लेकर के जैसा चलना चाह रहे हैं। किसी को समस्या है, सुप्रीम कोर्ट जाके इन चीजों का निवारण करवा सकता है। तो इसी वजह से ये जो भारतीय सेकुलरिज्म है वो इवॉल्व हुआ है बहुत ज्यादा। इस शब्द को इंटरप्रेट किया गया है, मिस इंटरप्रेट किया गया है, इल डिफाइन किया गया है। अभी गवर्नमेंट इसको ये बोली है कि भाई जो सर्वोच्च पद पर हैं वो अपने धर्म को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। सरकार मनाएगी पर्व, हिंदू धर्मों को हम, हिंदू धर्म के जितने फेस्टिवल हैं उसको हम हिचक नहीं रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने में। पर जब सरकारी नीतियां बनेंगी, जब सुविधाएं दी जाएंगी, इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। तो यही रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 75 साल में भारतीय सेकुलरिज्म की परिभाषा को एक तरह से पुनः परिभाषित किया गया है। ये जो सारी बहस है, मैं आखिरी सवाल पे आ गया हूँ लगभग, तो ये जो सारी बहस है इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि एक संवैधानिक बहस है या सिर्फ एक पॉलिटिकल बहस है कि लोग, कि हाँ राजनीतिक रूप से जो आपातकाल था उसको लेकर सिर्फ ये बहस है? ये दोनों का ही मिश्रण है, ये राजनीतिक भी है और संवैधानिक भी है। देखिए भारत का जो संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं, संविधान भी बदलता है। मैंने क्या कहा कि मैं नेहरूवियन सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। नेहरू जी की अपनी सोच थी, वो एक माने हुए नेता थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मुझे पसंद हो या ना हो इसको कोई झुटला सकता है क्या, कि वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे इस देश के। तो ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ चीजें लाई। अब उनकी चीन की नीति, कश्मीर को यूएन में ले जाने, इसकी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, होना भी चाहिए, बड़े लोगों की बड़ी गलतियां होती हैं। पर जब भी कोई निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा तो अपनी सोच होती है, अपने रिसोर्सेज होते हैं और उस समय की परिस्थितियां होती हैं। तो हाँ, एक तो संविधान में चीजें ऐड होती रहती हैं, हटती रहती हैं, तो ये चलना चाहिए। एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो है उसमें इस तरह की विचारों के मंथन का काफी सारा स्कोप रहता है। राजनीतिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने जो केसेस हैं उसमें मुझे मोदी गवर्नमेंट की कॉम्प्लिसिटी नहीं दिख रही है। अगर ऐसा था तो 2020 में जब ये केस डाला गया था तब जाते, तब सरकार अटॉर्नी जनरल को भेजती कि आप लड़िए इस केस को और हटवाइए इन दोनों शब्दों को। अभी भी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं और सरकार के मंत्री का बोलना बड़ी बात होती है। दोनों भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान जी। इन दोनों ने कहा है, आरएसएस ने बोला है, होसबले साहब ने। तो ये कोई मामूली लोग तो है नहीं, दे आर ऑन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस। तो अगर ऐसा है तो सरकार के लिए केस फाइल करे, नहीं केस फाइल करना चाहती है तो अगला जो सेशन आने वाला है उसमें इसको अमेंड कर दे। तो अगर नहीं कर रही है तो फिर तो ये राजनीतिक ही है कि टू कीप द पॉट बॉइलिंग, कि इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या किया गया, कैसे किया गया। अगेन ये सब चलता रहता है। भारत की राजनीति भी बहुत ही जीवंत है, इसमें अलग अलग आयाम है, अलग अलग चीजें आती जाती रहती हैं। तो मुझे लगता है ये चलता रहेगा। ये दोनों शब्द रहें या ना रहें, भारत सरकार, तत्कालीन मोदी सरकार की नीतियों पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। हमारी आपकी जीवन शैली में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। एक पॉलिटिकल सवाल भी पूछूंगा सर कि मतलब क्या असर होगा कांग्रेस जो कह रही है कि बीजेपी? हाँ, ये पॉलिटिकल मैन्योवरिंग की जाएगी कि कांग्रेस ने इसको किस तरह से इसको लाया था और बिना आम सहमति के इसको चर्चा किए बिना विपक्ष को जेल में डाल करके लाया गया था। उसके बाद किस तरह से इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। और सोशलिज्म से ज्यादा इसका स्कोप सेकुलरिज्म में मुझे दिख रहा है। बताया जाएगा कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, जो कि ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है ये। और इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं कि राजीव गांधी जी ने तो डबल अपीसमेंट किया था। एक तरफ शाह बानो का निर्णय उन्होंने खारिज करवाया, दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर का दरवाजा उन्होंने ही खुलवाया था, लॉक उनके कार्यकाल में ही खुला था। उस समय वो भारत में थे भी नहीं। आधे दिन के अंदर फैजाबाद कोर्ट के एक जजमेंट के बाद आधे दिन के अंदर ताला खुल गया था। इतनी तेज चीजें उस समय भारत में नहीं होती थी कि आधे दिन के अंदर कोर्ट के निर्णय के बाद दरवाजा खुल जाए। दूरदर्शन पर इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया था। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। और
कहा गया है कि भाई सेकुलरिज्म को एक तरफा रखा गया है, तो भारत सरकार जो तत्कालीन सरकार है इसको और भुनाने की चेष्टा करेगी। समाजवाद पर मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारा कुछ करने का स्कोप है, क्योंकि ये सीएम जोड़ का एक कथन है कि सोशलिज्म इज अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट। तो अब भारतीय समाजवाद किस तरह से है अभी भी, अब मोदी जी ने मनरेगा की बुराई की थी। उन्होंने ऐसे ही, मुझे याद है, संसद में कहा था कि ये गिलास भरा है आधा या खाली, ऐसा बोला था, और कहा था कि मैं मनरेगा नहीं बंद करूंगा, इसको ढोल बाजार के साथ आगे बढ़ाऊंगा कि आपने गड्ढा खोदने के लिए लोगों को पैसे दिए हैं। अभी तक बंद तो नहीं किया ना। अलॉटमेंट घटाया बढ़ाया छोड़िए उसको, लेकिन ये कहते हैं ना, गालिब में एक शेर है कि छूटती नहीं है काफिर मुंह से लगी हुई। गालिब जी ये बात शराब के लिए बोली थी। जो पॉपुलिस्ट स्कीमें होती हैं उनको रोल बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सरकार वंचित शोषितों के लिए कार्य तो कर ही रही है ना, सब्सिडीज दे ही रही है। यही वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, और वेलफेयर स्टेट समाजवाद का अभिन्न हिस्सा है। तो ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और सारे पक्षों को धैर्य से समझाने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। नमस्कार।